उनके मैंने कहा आपकी बात में तो दम है, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि यार सही बात है, अगर सारे फर्जी ऐसे थानेदार बन जाते तो क्या होता। वो जाट 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 करते रहते। अरे बेनीवाल जी, डोटासरा जी, चूड़ियां कैसे पहन ली। हम लोगों को सर ने ऑडिटोरियम में आके एक बात बोली थी, बोला कि मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जो दोषी है उनको तो है ना, उनको तो रातों की नींद खून के आंसू रुलाऊंगा, उनकी रातों की नींद हराम कर दूंगा। और जो सही है उनको डरने की जरूरत। वीके सिंह जी को वापस यूपीएससी करवाओगी? मैम करना चाहिए सर को। यूपीएससी छोड़ो, मैं तो ये कहती हूँ एसआई का ही एग्जाम दीजिए, हमारे साथ दीजिए। कोई बेचारा स्टेशन में चला गया, कोई बेचारा ऐसा है जिसने 3 दिन से अपना घर ही रूम ही नहीं खोला होगा, जब से खाना भी नहीं खा रहा होगा। मेरे पास अगर सबूत होंगे तो मैं व्हाट्सएप नहीं कर दूंगी एसओजी को, नहीं कर दूंगी। तो किरोड़ी लाल जी के कोई हाथ तो बांध नहीं रखा। तो मैं बेनीवाल जी को मैंने ये बोला कि बेनीवाल जी जो सही तरीके से हैं उनके बारे में तो सोचो। तो बेनीवाल जी की सीधी सीधी एक लाइन थी, भाई ऐसे तो तुम लोग नीचता की हद पार कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एसआई भर्ती रद्द हुआ, एसआई भर्ती रद्द हुआ। रद्द तो हो गया है, कई लोग खुश भी हैं। आपने देखा होगा एक सवाल जो किसी ने नहीं किया पर हमने किया था, और मैंने सबसे किया था। मैंने एसओजी से भी ये सवाल किया था कि एक बात बताइए सर, आज तो रद्द हो गया तो मिठाइयाँ बट रही हैं, सब खुश हैं, पर कई लोगों के घर आज उदास होंगे, लोग खाना नहीं बनेगा, लोग रोएंगे। इस सवाल का जवाब मुझे कई लोगों ने दिया, रैली में, प्रदर्शन में, धरने में बैठे हुए लोगों ने भी दिया और वीके सिंह ने भी दिया। इन लोगों ने क्या कहा कि देखिए जो ईमानदारी से पास आउट हुए थे 2021 में, क्या बात बड़ी बात है भैया, वो तो फिर से पास आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, टैलेंटेड लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। वो अगर टैलेंट उस समय रखे थे 2021 में तो वही सेम टैलेंट उनके पास 2025 में भी होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब नया रुख ले लिया है, नया रुख ये ले लिया है कि एसआई भर्ती को यथावत रखा जाए। कई लोग स्टूडेंट उठ कर अब आ गए और वो बोलने लगे कि यथावत रखा जाए। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एसआई भर्ती को यथावत रखने वाले कई थानेदारों के हमारे पास फ़ोन आए, वो चाहते थे कि हम लोग भी उनका मुद्दा उठाएं। आज उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। वो लोग यहाँ ऑफिस पहुँच गए। फैसल, एक बार सबसे पहले ऑफिस ही दिखा दो। द फैक्ट इंडिया के ऑफिस ही हमने उन लोगों को बुला लिया है और ऑफिस में ही ये लोग अपनी व्यथा सुनाने, अपने परेशानी सुनाने यहाँ पर हमारे बीच आए। आइए थोड़ी सी चर्चा इन लोगों से करेंगे, क्योंकि और आप सब सुनिए, नाम बताइए अपना। चेतन जी, नितेश जी, अनु जी, रिंकू, वंदना, ये सब यहाँ हमारे पास आए, इन सबसे बात करेंगे। पर मैं आप सबसे एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, सुनिए, क्योंकि कोर्ट ने तो बोल दिया तो आप यही मानिएगा कि मैं तो कोर्ट की तरफदारी कर रही हूँ और उनकी तरफ से आपके सामने बात रख रही हूँ। अब आप सबको अपनी अपनी बात रखनी है कि क्यों आप ये लोग चाहते हैं। और एक और बात, रो तो लिए हैं, इमोशनल तो हो गए हैं। आपने देखा वो इन लोगों की वीडियोस के पीछे एक सैड सॉन्ग, बैकग्राउंड सॉन्ग लगा दिया लोगों ने, ताकि लोग थोड़े दुखी हो जाएं, हताश हो जाएं, रोने लगे। मेरी तो मम्मी कल देख रही थी, मैं तो अपनी मम्मी को ही दिखा रही थी। एक लेडी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रही थी कि वो चरवाहा है, बकरी चराने जाती थी और मेरी बेटी को देख के थानेदार बनने वाली थी और नहीं बन पाई, तो आंटी जी रो रही थी और वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, पीछे बैकग्राउंड साउंड चल रहा था। तो आइए आज रोएंगे नहीं, है ना। आज जो बात है, जो फैक्ट्स है, जो लॉजिकली एक थानेदार को बोलनी चाहिए, वो आज बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत वीके सिंह से ही कर लेती हूँ, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को बड़ा वायरल किया भैया ट्विटर पर। आज मैं उसी पर थोड़ी सी चर्चा करूँगी, क्योंकि वीके जी ने तो बिल्कुल ठीक बोला, तो इन सबके सामने रख देती हूँ वो बात और यहीं से शुरुआत करती हूँ इनसे। अब देखिएगा वीके सिंह ने हमें क्या बोला। जब मैंने उनके सामने रखा कि सर आप क्या बोलेंगे, वो बेचारे ईमानदार लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, तो वीके सिंह ने क्या कहा कि उनको एक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस परिस्थिति को अगर वो इमेजिन करें कि आज से 20 साल बाद ये जो टॉपर्स में से अधिकांश जो फर्जी आए थे, जिन्होंने पेपर पढ़ के डमी के सहारे, ब्लूटूथ के सहारे जो टॉपर हो गए थे, ये एडिशनल एसपी बनते और ये सीआई सब इंस्पेक्टर रहते। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन देता है इनको 20 साल बाद, जो आज इनको ये मौका मिला है उसका हिसाब बराबर करने का। अब सुनिए, जब मैंने ये बात सुनी वीके जी की तो मुझे बड़ी इम्प्रेस लगी भाई, मेरे को तो बहुत इम्प्रेसिव लगी, मैं खुश हो गई। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इस पर आप क्या बोलेंगे जो उन्होंने कहा? ये एक बहुत ही एमेच्योर सी बात की इन्होंने सर ने। आपके पास जांच एजेंसी है, आपके पास संसाधन है, आप इस चीज़ के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आज जो भी गलत जिनके बारे में बात कर रहे हो, जिनके बारे में आप सो कॉल्ड कि वो लोग आगे कुछ प्रमोशन लेंगे, सीनियर जाएंगे, तो आप उनको अभी क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ऐसा कोई
अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा, या जिसको आपने बुलाया हो वो वहाँ से फरार हो गया हो, या कोई और भी उसने मीन यूज़ किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं करे तो उनका कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जब सारे जो अपने सब इंस्पेक्टर्स हैं वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सबूत लेना, सबूत को पढ़ना, उसके ऊपर फाइल्स बनाना, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये आज बच जाएंगे, बाद में एडिशनल एसपी बन जाएंगे? विभाग की नौकरी कोई 2 महीने की तो है नहीं, बहुत सालों की नौकरी होती है। आपके पास समय है, आपके पास समय अभी भी खूब था, अराउंड 2 ईयर हो गए अपनी इन्वेस्टिगेशन को, आपकी भी समय है, फाइल्स तो क्लोज हो नहीं रही, जांच कीजिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप इजीली आगे कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनको। आप किसने रोका आपको? आपके पास पूरा समय है। अच्छा, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ना सिर्फ ये, आप सब सुनिएगा। मैंने आप ही का सवाल बहुत लोगों के सामने रखा, और जब लोग जश्न मना रहे थे इसका एसआई भर्ती रद्द होने का, तो उन लोगों के सामने रखा। देखिए उन्होंने क्या जानदार आंसर किया। मैंने जब उनको बोला कि भैया आप उनके लिए क्या बोलेंगे, एक बार कैमरे पे बोलिए, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मैडम आज आपके लिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज क्यों खुश होना चाहिए? आज आपको भी खुश होना चाहिए, मुझे कह रहे थे। क्योंकि सोचिए आप जा रही हैं और थानेदार, फर्जी थानेदार से आप मिल रही हैं, क्या हाल होता आपका? जब हर जगह फर्जी थानेदार सेट हो जाते तो क्या होता? तो मैंने उनसे कहा, अरे मैं भी खुश हो गई उनका जवाब सुन के। मैंने कहा आपकी बात में तो दम है, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि यार सही बात है, अगर सारे फर्जी ऐसे थानेदार बन जाते तो क्या होता? मैम पहली बात तो अगर हम फर्जी होते और हमारे पास 20 लाख रुपए होते ना, तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। फर्जी जो थे वो सलाखों के पीछे हैं। एसओजी ने अपना काम कर रही है, हम बिल्कुल उसमें सहायता कर रहे हैं पूरे के पूरे। अगर हम फर्जी होते ना तो हम मीडिया के सामने आते, ना हम जनता से ये आग्रह करते कि हमारा साथ दे। आप फर्जी नहीं है जी मैम, और जो फर्जी होंगे वो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 4 फर्जी हैं, बाकी नहीं है। मैम ये चीज़ एसओजी को हैंडओवर कर रखी है गवर्नमेंट ने, उनको पूरे रिसोर्सेज दे रखे हैं, उनको ये होमवर्क अपना अच्छे से करना चाहिए। अगर वो 800 लोगों में से वो फर्जियों को नहीं निकाल पा रहे, फिर करेंगे क्या वो? इतनी मैम इतनी स्टडी हमने भी की है राजस्थान पुलिस के अंदर आके, कि एफएसएल होता है, आपकी हैंड राइटिंग मैच होती है, उसमें डमी कैंडिडेट है, उनको आप वैसे निकाल सकते हो। आप इनकी सीडीआर वगैरह निकलवाओ, आप इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह उनकी जांच कीजिए। सिर्फ 800 लोगों में आप फर्जी नहीं निकाल सकते। इतना तो मैम हम भी कर सकते हैं, आप हमें हैंड ओवर कीजिए ये चीज़। हम दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखा देंगे सिर्फ 1 महीने में। इन्हीं में से कोई मुझे बोल रहा था, मैडम आप जानती नहीं है क्योंकि आप तो पुलिस में नहीं है ना, चप्पल खो जाए ना आदमी की, चप्पल, वो चप्पल भी पुलिस खोज के ला मिल सकती है, ट्रेसेस कर सकते हैं वहाँ पे, उसका बकायदा पूरा माप लेके पूरा उस तरह से वो पूरी स्टडी की जाती है मैम पुलिस के अंदर। क्या बोलेंगे मैम? मैं इस पे बोलना चाहती हूँ, जैसे कहा कि भाई बहुत खुशी का दिन है, मैं मानती हूँ ये राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत दुख का दिन था कि इस सिस्टम में इतनी खामियां थी कि वहाँ पे निर्दोष हम बलि चढ़ गए और दोषी को आप ढूंढ नहीं पाए। तो ये जश्न का दिन नहीं है, और ये किसी के लिए जश्न का दिन नहीं है, ये आज उन स्टूडेंटों के लिए जश्न का दिन नहीं है जो पढ़ रहे हैं। इसे कोई भरोसा नहीं है कि आज हमारे साथ हुआ है कल उनके साथ नहीं होएगा। ये सिस्टम में चल पड़ा है तो गलत है, और इस पर पार्टी को बंद किया जाना चाहिए। मैम लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। मैम मैं जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे और जो युवा लोग हैं जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदार लोग, उनके माँ बाप से और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़िए। कल को आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज हमारे माँ बाप रो रहे हैं, कल को आपके माँ बाप रोएंगे। कब तक आप चुप रहेंगे? और आज जो जश्न मना रहे हैं ना, बहुत जल्द उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि ये परिपाटी राजस्थान में चल चुकी है, ये अब खत्म होने वाली नहीं है। अनु एक बात बताओ, ये बात तो सही है, वीके सिंह ने, एसओजी ने मुझे कहा कि जो अभी टैलेंटेड हैं 2021 में सेलेक्टेड हो गए वो तो वापस 2025 में होंगे, क्योंकि वो तो उतने ही टैलेंटेड है ना। यही बात किरोड़ी लाल मीणा ने भी बोली थी और यही बात वीके सिंह ने भी बोली। सही बात है ना, अगर आप इतने ही टैलेंटेड है 2021 में भी हो गए तो अभी क्यों नहीं? मैम 2021 के अंदर पूरा जुनून था, ठीक है, पूरे जुनून के साथ हमने पढ़ाई की थी। हम आरएस प्री भी निकाला है, हमने मेंस भी लिखा है, हमने ऐसा ही का ये जो भर्ती आई थी उसमें भी हम पास हुए हैं। फिर उसके बाद हमने जब ट्रेनिंग की है 2 साल हो गया हमें ट्रेनिंग करते हुए। मैम मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर हुए हैं। मेरा पैर यहाँ से, ये पैर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद में मेरे से रनिंग बहुत कम होती है, पेन होने लगता है इसके अंदर। तो अब वो फिजिकली आप क्या कर पाएंगे जब वो फिजिकली वो टेस्ट होगा, है ना? यही आपका मैम ये भी है। और
साथ ही वो जो जोश था, वो जुनून था ना, वो अब नहीं है, अब नहीं रहेगा। अब दोबारा जो देंगे ना, क्योंकि होता है एक गिरावट आती है हर चीज़ में। एक तो आप फ्रेशर होते हैं, आप उस जोश और जुनून के साथ वो करते हो। इसका जवाब क्या दिया है वीके सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि जो पहले टैलेंट के बेस सेलेक्टेड हुए थे भैया, वो तो फिर से हो जाएंगे 2025 में। पर क्या कि जो लोग पहले सेलेक्टेड थे, वो अभी ये क्यों सोचते हैं कि हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं या फिर इतने काबिल नहीं हैं कि वापस देंगे तो नहीं हो पाएंगे? क्यों आप लोगों को लगता है? यही सवाल जो आप मुझे अभी कह रही हैं। तो वो दूसरी बात ये भी बोले कि क्या भैया आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं? क्या त्याग नहीं करना चाहिए? हमारे समाज में तो सिखाया जाता है, आप तो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, थानेदार को तो सिखाया जाता है कि देश के लिए, राज्य के लिए कभी त्याग करना पड़े तो बिंदास करो। मैम, मैं वीके सिंह जी सर से ये बात बोलना चाहूँगी। आपने आईपीएस, आपने आईएएस की मतलब आपने उस टाइम पे, मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं यूपीएससी की तैयारी नहीं की सर, ठीक है, सर ने की है, वीके सिंह जी सर ने की है। सर आप इस्तीफा दीजिए और आप और कुछ नहीं, हमारे साथ। बड़ी बात बोल रही हो? यस मैम, बोल रही हूँ। सर ने जब हमें फर्जी बता दिया सबको, जब हम उनके साथ थे, हम लोगों को सर ने ऑडिटोरियम में आके एक बात बोली थी, बोला कि मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। जो दोषी है उनको तो है ना, उनको तो रातों की नींद, खून के आंसू रुलाऊंगा, उनकी रातों की नींद हराम कर दूंगा। और जो सही है उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम बड़े मतलब उस टाइम पे सर हमारे लिए आइडल बन गए थे। हमें लगा ये तो फर्जियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, हम भी खुश हो रहे थे उस टाइम पे। हमें क्या पता ये हमारे गले की फंदा बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये मतलब हमारे लिए ही, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हमारे गले का फंदा बना देंगे इसको। मुझे ये समझ नहीं आता। सर वीके सिंह जी को वापस यूपीएससी करवाओगी? मैम करना चाहिए सर को। यूपीएससी छोड़ो, मैं तो ये कहती हूँ एसआई का ही एग्जाम दीजिए, हमारे साथ दीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ, आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दीजिए, वो एफिशिएंसी अपनी है सर के अंदर भी। ये होता है मैम सबके साथ। मैं क्लियर है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सेम टाइम पे अलग अलग एफिशिएंसी होती है। 8 घंटे पढ़ के उसके बाद तैयारी की है हमने, एकदम रूम बंद करके। हमें नहीं पता सोशली, मतलब हम लोग एकदम डिस्कनेक्ट हो गए थे लोगों से। हमें नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है, किसी की शादी है, किसी का ब्याह है, सब कुछ उन सब से अनअवेयर थे एकदम। फिर हमने ये जब 2 सितारे हमें मिले हैं तो हम प्राउड क्यों नहीं करें? ये बताओ, क्यों नहीं करें थोड़ा सा कि कहीं गलत थानेदार ना चले जाएं? तो अगर गलत थानेदार ना चला जाए, क्वेश्चन ये है कि सही क्यों ना जाए? सही क्यों ना जाए? जब हम ईमानदार हैं, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हम हर तरीके से सहयोग करें, तो हम क्यों ना जाएं? हमारा जो 5 साल का परिश्रम है वो कहाँ जाए? आप गलत क्यों जाने दे रहे हो? क्या सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि आप जाने दोगे? क्यों आप आरपीसी के उन सदस्यों को नहीं पकड़ पा रहे हो? क्यों आप पेपर लीक क्यों होने दे रहे हो? आज हमारे साथ हुआ है, कल और भर्ती में होगा, और 5 साल की सभी भर्तियों में होता आया है। पटवारी को देख लो, ग्राम से देख लो, टीचर देख लो, सब में हुआ ना सर में। सबकी नौकरी छीन लोगे? आप छीन लोगे क्या? नहीं छीन सकते तो हमारे क्यों? हम सही लोगों को क्या होगा? क्यों लगता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप ही लोगों के साथ? मैम ये तो गवर्नमेंट जाने, और गवर्नमेंट तो आपके साथ है मैम, गवर्नमेंट आपके साथ है। गवर्नमेंट तो बोल रही है हमारे साथ है, तो हमारे साथ मजबूती से डीवी में चले, मजबूती से अपनी पैरवी रखे डीवी में, हमारे साथ चले गवर्नमेंट। हम सब गवर्नमेंट से एक ही मांग करते हैं कि वो हमारे साथ चले और इस राज्य में अन्याय ना होने दे। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा, हर किसी के साथ होगा, परिपाटी चल जाएगी मैम। ये एक जवाब जो सब दे रहे हैं, जो मैंने अभी बोल दिया है कि फर्जी नहीं जाने चाहिए भैया। कैसा भी हो, फर्जी थानेदार नहीं बनना चाहिए कोई भी, और गलती से बन जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे जो फर्जी से नहीं है, जो बोल रहे हैं? मैम अगर फर्जी थानेदार अगर जाते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो ये तो एक देखा जाए तो बात मैम थानेदार की भी नहीं है। जैसे अपन शुरुआत करें अपन एक बच्चे की जन्म से, तो सबसे पहले उसकी जो शिक्षक है उसकी माँ होती है, फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ पे उसको शिक्षक मिलते हैं जो अपने सरकार द्वारा उनको मुहैया कराए जाते हैं। अगर शिक्षक उस स्तर से भी अगर अपने फर्जी एंट्री अगर हो रही है तो सर शुरुआत तो वहीं से गलत हो रही है, बच्चे की नींव भी कमज़ोर हो रही है। बात सिर्फ थानेदार की नहीं है, ये एक ऐसा एक मुद्दा है जो एक अलग से उसको ट्रीट किया जा रहा है सारे मुद्दों के। जो सिस्टम की खामियां जो साहब ने बताई कि ये सिस्टम ऐसा इन्वॉल्व था, ये मतलब खामियां थी, तो ये तो है नहीं कि सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए सिस्टम अलग बनाया गया और बाकी के जो एग्ज़ाम उस ड्यूरेशन में हुए उसके लिए सिस्टम अलग काम कर रहा है। कि आरपीसी के 2 ऑफिस हैं, एसआई का एग्ज़ाम का ऑफिस अलग हो गया और बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑफिस अलग हो गया। मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट उनका अलग था, इनका अलग था, सिस्टम सेम था।
ताज्जुब की बात मैम ये है कि सारी जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, जो रिक्रूटमेंट्स थे, उनमें काफ़ी हद तक रिगार्डिंग जैसे पीटीआई तो एग्ज़ाम हुआ था एक, शिक्षकों के अंदर भी काफ़ी लोग मिले थे ऐसे, और भी ऐसे एग्ज़ाम हुए थे जैसे जयन वगैरह भी पेपर हुए थे, उसमें मैम काफ़ी अच्छे स्तर पे इन्होंने धरपकड़ की थी गलत लोगों की। तो मैम उसमें जब ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, वहाँ पे साहब का पैन नहीं क्यों नहीं चला, वहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन क्यों नहीं की अपने सीओ मोटो से कि आप ना इनको रद्द कर दो, आप देशभक्त हैं, आप न्यायालय में कबूला है कि मैं देशभक्त हूँ, तो वहाँ पे आपकी देशभक्ति कहाँ से ली गई थी? ये तो थानेदार हैं, इन्हीं के प्रति आपकी देशभक्ति सिर्फ जवाबदेही है कि आपकी, क्यों नहीं आप उनको अलग कर पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये मुद्दा तो बहुत पहले ही उठ गया था, तब आप सो रहे थे क्या जब ये मुद्दा पहले उठ गया था कि भैया ये तो रद्द होने वाला है? लोगों ने तो मान भी लिया था कि एक दिन रद्द हो जाएगा, तो आप अचानक क्यों उठे? आप लोगों ने कुछ किया नहीं, और अगर किया है पहले भी कुछ तो बताइए ज़रा। मैम जब ये सबसे पहली बार ये जब बात चालू की गई थी कि रद्द होगा, ये जो भी चीज़ें आनी शुरू हुई थी, मैम उस टाइम हम ट्रेनिंग में थे, एकेडमिक ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, हमें बहुत ही लिमिटेड सा टाइम दिया जाता था, वीक में एक बार आउटिंग 2 घंटे के लिए, कोई एसेंशियल्स गुड्स आपकी ज़रूरी सामान हो, हाइजीन वगैरह के लिए जो भी आपका सामान आप वो लाने के लिए जा सकते हो। और दूसरी बात मैम वहाँ पे शेड्यूल इतना हेक्टिक होता था कि हम इकट्ठा होकर कभी भी ये नहीं कर पाए डिसाइड कि क्या बात करनी क्या नहीं करनी, और हमें मैम सिस्टम पे विश्वास था। जैसे मैम ने बताया कि एडीजी साहब ने हमें ऑडिटोरियम में कहा था कि जो लोग गलत हैं उनको वास्तव में डरना चाहिए, और जिनका कोई इनसे वास्ता नहीं है वो आराम से मस्ती से ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग का आनंद लो और अच्छे ऑफिसर बनो। ये कॉन्स्पिरेंसी कब बनी, किसने बनाई और हम इसके शिकार कब बने? हम इस पूरी फिल्म से मैम बाहर थे। हमें तो तब मालूम चला कि जब हमारे सर पे जो चादर थी वो जा चुकी थी, और छत की भी जो गुंजाइश थी वो भी शायद अब जल्दी साहब ने जो सब बोला है वो चली जाएगी। तो और समस्या जब पड़ोसी बोलने लगे अरे क्या हुआ आपका बेटा तो बनना था ना थानेदार, पर बना नहीं भैया, सोशल मीडिया के जो भी मीम्स हैं उनके हम किरदार बने, तब मतलब रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत हो चुका हमारे साथ। कई बार मैम इमोशंस भी बहुत हावी रहते हैं कि हम कोई प्रोफेशनल, कोई पॉलिटिशियन या कोई एक पब्लिक स्पीक करने वाले कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है, सबका एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है, सबका सोशल एक्सपोजर अलग अलग होता है। जिस हिसाब से जैसे जिसने फील किया, कोई बेचारा स्ट्रेस में चला गया, कोई बेचारा ऐसा है जिसने 3 दिन से अपना घर ही रूम ही नहीं खोला होगा, जब से ये खाना भी नहीं खा रहा होगा। कई हमारे जैसे हैं जो बेचारे छोटे मोटी लेवल पे कहीं अपने कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आप जैसे मीडिया हमारे साथी हैं उनके पास भी जा रहे हैं, और कई हमारे साथी जो और काबिल हैं वो अपनी न्यायालय की लड़ाई भी कर रहे होंगे। अच्छा भैया एक बार इधर आइए, ये मेरा सवाल है आप सबसे और बिल्कुल सही है, ये मुझे भी अच्छा लगा। एक बात बताइए, अच्छा हुआ रद्द हो गया, ऐसा बोल रहे हैं लोग, अच्छा हुआ रद्द हो गया क्योंकि सोचिए ना, जो 15-15, 20-20 लाख में जिसको हिम्मत मिल गई कि यार पकड़े ही नहीं जाएंगे भैया, उनमें इतना जोश आ गया उन लोगों में कि 20 लाख में उन्होंने पेपर खरीदा, आराम से टीपा टीपी किया और पास हो गए, है ना। तो रद्द हुआ ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि अब आगे लोग जो पेपर देंगे वो समझ जाएंगे कि भैया गलती से कभी पेपर नहीं खरीदूंगा, अगर खरीदूंगा तो एसआई वालों के साथ जैसा हुआ वैसा मेरे साथ हुआ, तो मैं कभी खरीदूंगा नहीं, तो ये तो बंद हो जाएगा ना। मैम ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपराधी घोषित कर दिया जाए इसके अंदर। जैसे इस भर्ती के अंदर 859 की वैकेंसी थी, इसमें सरकार ने खुद ने एफिडेविट प्रस्तुत किया है कोर्ट के अंदर कि 450 से और 500 के बीच का कोई डाटा है, इतने लोग जॉब में थे। कल को ये रद्द होती है, वापस ये लोग वापस जॉब में जाते हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ भी ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे। क्योंकि कह रहे हैं कि रद्द होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पुलिस में नहीं आएंगे ये लोग, लेकिन दूसरी जॉब में जाएंगे तो वहाँ भी करेंगे यदि ये गलत है तो। और सही है तो हमें क्यों निकाल रहे हो फिर? 100 लोग पहले पुलिस में ही थे मैम, जूनियर स्केल पे थे। हाँ, ये बताइए, हाँ, डाटा मुझे भी वो अराउंड 100 लोग वो थे जो पुलिस विभाग से ही मतलब एग्ज़ाम के थ्रू सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो वापस उसी विभाग में जाएंगे, अराउंड 100 कांस्टेबल। तो ये कहीं मतलब ये कौन सा लो है अपना नेचर का या फिर अपने जो आरपीआर का या फिर आरएसआर का कि जो सब इंस्पेक्टर होता है वही सिस्टम कोलैप्स करता है, मतलब जो उससे नीचे भी कोई कोलैप्स नहीं कर पाएगा और उससे ऊपर वही कोलैप्स नहीं कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर इसी पोस्ट को टारगेट क्यों किया होगा कि ये गलत कर देंगे? अगर भर्ती के बाद में वो जो पुराने जो स्टाफ हैं अराउंड 523 लोग हैं जो किसी जॉब से इसमें रिज़ाइन या अपना जो भी सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है जो वो लेके आए होंगे, तो वापस जब वो जाएंगे तो वापस क्या सिस्टम को वहाँ वो मतलब कोलैप्स नहीं करेंगे आपके हिसाब से, यहाँ करेंगे वहाँ नहीं कर सकते। तो ये मैम दोहरी परिभाषा होती है, ये एक आमजन को बरगलाने की वाली सी बातें हैं मैम, इनका कोई साइंटिफिक कोई बेस नहीं है, और बाकी तो देखो क्या कह सकते हैं। और मैम अच्छा एक बात, हाँ। मैम जिन्होंने 15-20 लाख दिए हैं वो कभी भी दे सकते हैं, वो लोग तस्करों के बेटे हैं, किसी के बेटे, नॉर्मल एक इंसान गरीब किसान का बेटा किसी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बेटा नहीं दे सकता।
उसकी हिम्मत नहीं होती इतना पैसा देने की, तो उनके फ़र्क कभी नहीं पड़ेगा। अपराधी कभी ये फ़र्क सब नहीं होने के पड़ता, बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा। कभी नहीं पड़ता अपराधियों के फ़र्क। अपराधी के हौसले तो बुलंद होते हैं उल्टे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दिन पहले जब परिवार को इस बारे में पता चला कि बेटा तो गया था थानेदार बनने, पर पता चला कि पेपर ही रद्द हो गया, क्या क्या मूवमेंट था? मोमेंट तो क्या बताएं मैम, साथ में ही थे सारे, तो कॉल कर भी नहीं पा रहे। जो हमारे साथ के लोग थे वो कॉल कर भी नहीं पा रहे, किस मुंह से कॉल करें, क्या बात कहें इनको दिलासा दें या फिर कुछ कहें इनको। पिता को बताया सबसे पहले, किसको बताया? पिता को पता चल गया था। पिता ने कॉल इसलिए किया कि बच्चा कुछ कर नहीं ले तो या फिर कुछ हो प्रोत्साहित नहीं मत होना बेटा। हाँ यही कहेंगे पिता, तो क्या कहेंगे पिता, तो घर वाले कर भी क्या सकते हैं, उनके हाथ में भी क्या है। उनके लिए आशा तो हम लोग थे, जो मिटा दी गई हमारी। इसमें एक सबसे बड़ी जो इस पूरे वाक़ये में शुरुआत जब 2021 से जब की गई थी इस एग्ज़ाम की, अराउंड फरवरी इसका नोटिफिकेशन आया था और अभी कुछ 3-4 दिन पहले 28 तारीख को इसका कैंसिलेशन ऑर्डर भी आया है। ये पूरा जो टाइम गया है 4 साल के अराउंड। मैम इसमें देखो आप, इसमें न्याय का तो कहीं वर्ड ही नहीं है। जो न्याय की बात कर रहे हैं, जैसे न्याय मैम क्या था वो डेफिनेशन बदल दी गई। जब ये एग्ज़ाम हुआ था मैम, जो अपने एडीजी साहब हैं या फिर जो भी जांच एजेंसी हैं या फिर न्यायालय के उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं कि इन्होंने माना कि टेंटेड और अनटेंटेड 2 तरह के कैंडिडेट हैं, मतलब दोषी हैं और निर्दोष भी हैं। निर्दोष जो लोग थे मैम उनके साथ तो अन्याय पहले भी हुआ। जो आदमी 75 रैंक लेने वाला था उसकी 275 हो गई होगी, और जो डाटा माने अगर इनका अपने जो माननीय जो डाटा माने अपने जो सो कॉल्ड लीडर्स का, जिन्होंने क्रेडिट लेने के लिए काफ़ी हदें पार की हैं, आपने देखा होगा मीडिया में भी, या फिर जो भी जांच एजेंसियाँ हैं, तो आप ये चीज़ बताओ कि जो लोग दोषी नहीं हैं, निर्दोष हैं, वो आज से मतलब 2 साल पहले उन्होंने एक अन्याय सहा कि आपकी रैंक 50 आने वाली थी, तो आपके हिसाब से 400 तो आप गलत बता रहे हो। जो डाटा आप दे रहे हो आपके हिसाब से हर जगह डाटा दे रहे हो आप, 400 हैं, 300 हैं, 200 हैं, कोई तो करा सब हैं। तो जो डाटा एक तो अन्याय में वहाँ हो गया, 50 रैंक आने वाली थी, 250-300 चला गया आपके हिसाब से जो आप बता रहे हो। अब और जो गलत लोग आए उनके कारण वो लोग जो बाहर हो गए, अन्याय तो मैम वो था कि लोग बेचारे बाहर हो गए, वो तो उनके साथ तो अन्याय मैम 2 साल पहले हो गया। ठीक है, फिर चलो ठीक है, उनको न्याय उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम सरकारों का जो भी रवैया रहा होगा, उनका आदेश रहा होगा, ये मैम नियुक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, फिर ये ज्वाइनिंग आ गई, तो हम लोग जिसने पहले अन्याय से जिस नंबर पे जो रैंक हमारी आनी चाहिए थी, जो सीनियरिटी बनती है हमारी, जो प्रमोशन में भी चीज़ें होती है, सीनियरिटी काम आती है आगे, जैसा कि बताया था एडीजी साहब ने कि एडिशनल एसपी तक जाते हैं, तो मैम वो सीनियरिटी यहीं से बनती है। ठीक है, तो एक तो वो सीनियरिटी हमारी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। दूसरी बात, अन्याय तो वहाँ हो गया हमारे साथ। अभी आफ्टर 2 ईयर आपने हमें घर बैठा दिया, तो ये तो मैम अन्याय के ऊपर एक अन्याय और है। ठीक है, ये बात तो मैम होगी अन्याय की। जो लोग गलत थे उनको आपने पकड़ लिया या फिर आप और पकड़ लोगे, वो तो मैम न्याय है, वही तो बात करनी चाहिए आपको। लेकिन वो जो अन्याय तब हुआ जब वो लोग काबिल थे और जो इन दोषियों के कारण बाहर हो गए, वो तो मैम अभी भी अन्याय लेके बैठे हैं, उनको क्या न्याय मिला? आपने तो उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया, बस बजाते रहो। इसका सोल्यूशन क्या है मैम? न्याय का तो मैम कहीं हुआ ही नहीं ना, न्याय का तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। अन्याय एक छोटे अन्याय के ऊपर बड़ा अन्याय, तो ये मैम मेरे तो समझ से बाहर है कि न्याय का तो इसमें कहीं मतलब नामो निशान ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप ही में से कोई बोल रहा था एक बार तुम ही आओ मेरे पास, क्या नाम? वंदना। वंदना को तो आपने बहुत बार देख लिया होगा। वंदना बहुत अभी वंदना ही रो के बता रही है अपनी पूरी कहानी कि क्या क्या हुआ है बाकी सबके साथ। वंदना एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हमने 52 पकड़ लिए, अभी हम लोग भी बात कर रहे थे कैमरे के पीछे, तो एक बात बताओ, जो बाकी आप लोग का ये पॉइंट है कि बाकी लोग, आप तो 400 बोल रहे हैं ना, एसओजी वाले 400 बोल रहे हैं, तो फिर बाकी सब क्या? मतलब वो तो छूट गए, मतलब वो तो नहीं पकड़े गए और ना ही पकड़े जाएंगे क्योंकि अब तो रद्द हो गया है। मैम ये बोल रहे 54 जने को हमने पकड़ा, तो और आप बता रहे हो 500 फर्जी हैं, तो भाई इसका मतलब तुम 500 से मिले हुए हो, 450 जो बचे हुए तुम लोग उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? गलती किसकी? एसओजी की। वीके सिंह जी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल, कमजोर इन्वेस्टिगेशन स्किल को छुपाने के लिए कमजोर। वंदना आज सुबह से ट्विटर पर तारीफ हो रही है उनकी, तो ईमानदार, बेस्ट। उनकी तारीफ तब होनी चाहिए थी जब वो 400 को पकड़ते, वो बोल रहे 500 फर्जी है, तो भाई क्यों नहीं पकड़ रहे? इसका मतलब आपके पास सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? किरोड़ी लाल जी बोलते मेरे पास 500 फर्जी है, इसके सबूत है, तो वीके सिंह जी को किरोड़ी लाल जी से पूछ लेना चाहिए ना। किरोड़ी लाल जी डायरेक्ट नहीं बता सकते, फोन नंबर दे रखे हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी यानी कि एसओजी की ईमेल आईडी उस पर शेयर कर दो। मेरे पास अगर सबूत होंगे तो मैं व्हाट्सअप नहीं कर दूंगी एसओजी को, नहीं कर दूंगी। तो किरोड़ी लाल जी के कोई हाथ तो बांध नहीं रखा कि भाई तुम व्हाट्सअप में ये सबूत नहीं भेज सकता।
इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? 500 के सबूत है तो इसका मतलब तुम 450 से मिले हुए हो, उनके सबूत क्यों नहीं दे रहे? कौन रोक रहा है किरोड़ी जी आपको? बेनीवाल जी मतलब कि बहुत सारे लोगों का जैसे कि मुद्दा उठाते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सच में अच्छे नेता हैं, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने बहुत किया। किसान आंदोलन में लोगों का बहुत साथ दिया, इसलिए लोग उनके प्रशंसक है, सॉरी माननीय, है ना। लेकिन मैंने खुद बेनीवाल जी से बात की, बेनीवाल जी को मैंने बोला कि सर गलत है, उनके लिए आप आंदोलन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते हमारे बराबर में कोई फर्जी 20 लाख रुपए देके। 20 लाख रुपए तो तस्करी तो 2 महीने में कमा लेंगे भाई, लेकिन ये पढ़ाई 2 महीने में थोड़ी ना होती है। मैं 2016 से लगी हूँ, 2018 में मेरे इंटरव्यू दिया, तो मैं बेनीवाल जी को मैंने ये बोला कि बेनीवाल जी जो सही तरीके से है उनके बारे में तो सोचो। तो बेनीवाल जी की सीधी एक लाइन थी कि देख बेटा, बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात की, इसके लिए बेनीवाल जी को धन्यवाद। उन्होंने बोला देख बेटा, मैंने किसानों के लिए रात दिन आंदोलन किया, मैं मेरे घर से दूर बाहर पढ़ा रहा, राज्य से बाहर पढ़ा रहा, लेकिन किसानों ने मेरे को वोट नहीं दिया, उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा बेटा, तो तुम लोगों के बारे में मैं क्यों सोचूं? इसलिए मैं तो वही करूंगा बेटा जो मेरे को सही लगेगा। तो मैंने बोला सर बहुत सारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, आप बहुत अच्छे नेता हो, आपके एक बयान से मतलब कि बड़े से बड़े अफसर, बड़े से बड़ी सरकार का नेता उसको मजबूर होना पड़ेगा कि भाई तुम एसओजी को बोलो। अगर एसओजी के बस की बात ही नहीं है तो छोड़ो ना यार, सीबीआई भी है, एसओजी के वीके सिंह जी के कहाँ बस की बात है? वीके सिंह जी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल को छुपाने के लिए सबको काट रहे हैं, मार रहे हैं, बोल रहे 400 फर्जी है, इसका मतलब 500 फर्जी है, इसका मतलब बेटा 54 ही पकड़े हैं ना आपने, है ना। बोलने में गलती हो सकती है, सॉरी। तो वंदना जो बोल रही है मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब जरूर दें। हाँ, वीके सिंह जी इस बात का जवाब दें, इसका मतलब आपको पता है 200 फर्जी है, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब आप या तो ये एक्सेप्ट करो कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन स्किल कमजोर है, मैं नहीं कर सकता, मैं सीबीआई को सौंप दो, मेरे बस की बात नहीं है, या तो वो ऐसे बोले, या फिर वो ये मान ले कि भाई मैंने रिश्वत ली है, मैं 450 को बचाना चाहता हूँ। सॉरी, अगर मतलब कि मेरे को नोटिस मिलेंगे, डिपार्टमेंट की धमकियाँ मिलेंगी, लेकिन आप एक चीज़ सोचो, वो इंसान इन्वेस्टिगेशन करने से ज़्यादा मीडियाबाजी पे ध्यान दे रहा है। वो बोल रहे, उन्होंने कल बोला कि तुम लोग अगर तुम लोगों में टैलेंट है ना, 4 साल बाद में क्यों नहीं आ सकते? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आईपीएस में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, मैं आईएएस बनूँ। तो अगली बार वो छुट्टी बिना ज्वाइन किए मतलब कि वो लेके अपना एक्सटेंशन लेके मतलब 1 साल तक घर रहते, तैयारी करते, अगली बार प्री देते, उनका प्री भी पास नहीं होता, इसका मतलब वो आईपीएस फर्जी बने क्या? कैसे तुम लोगों ने हम लोगों को फर्जी बोल दिया, हम सबको फर्जी बोल दिया? हमारे माथे पे लिखा है क्या? हर साल हर बार आरएस भर्ती होती है, हर साल आईएएस भर्ती होती है, क्या उन आईएएस अफसरों के जो सिलेक्ट होते हैं उनके माथे पे लिखा है कि तुम सही हो, तुम फर्जी नहीं हो? भाई ऐसे तो तुम लोग नीचता की हद पार कर रहे हो। कल को ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इसलिए रो रही है कि 20 लाख डूब गए, 20 लाख देने वाले हो तो बहुत खुश हैं कि भाई रद्द होगी, हम पे जांच नहीं होगी, हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए वंदना कितनी ठीक बात बोल रही है, क्योंकि ये सच बोल रही है कि कमेंट्स में लोगों ने लिख दिया कि अरे ये तो वही लड़की है, ये तो 20 लाख रुपए लेकर, ये तो क्या 20 लाख डूब गए ना, इसलिए मैडम रो रही हैं। हाँ मैम, जैसे हरिओम पाटीदार नाम का एक लड़का था, एसओजी को 5-6 दिन में पता चल गया था कि भाई ये लड़का नहीं है, फिर भी उसको 3 महीने तक जेल में रखा, और फिर जब उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए वो, तब उन्होंने एसओजी ने क्लीन चिट देके भेजा कि ये लड़का सही है। अब 3 महीने जेल में रहा, वो लड़का आरपीएम में जब आया ना तो वो मंदिर में बैठा बैठा रोता रहता था पूरे दिन। अब उसकी भावनाओं को क्या, वो तो क्लीन चिट लेके आया, भाई उसको तो ऐसा है कि नौकरी दो। हम नाम बताया हरिओम पाटीदार, जिसको एसओजी ने खुद क्लीन चिट दी है। भाई हम सब फर्जी है, छोड़ो, भर्ती रद्द कर दी, छोड़ो, हम चले जाएंगे। हरिओम पाटीदार को एसओजी ने क्लीन चिट दी है, बेटा तू सही है तो उसको एसआई की नौकरी दो आप। क्यों भाई, वो क्यों मरेगा हमारे साथ? सोचो, क्यों मरेगा वो हमारे साथ? मुझे किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। डोटासरा जी बोलते भर्ती रद्द क्यों नहीं की? भाई भीख में दी थी क्या? मेहनत करिए, 2016 से हम पढ़ रहे हैं, भीख में दी नौकरी तो ले लो भाई अपनी, कि भाई मैंने भीख में 10 रुपए दिए, वापस दे मेरे, है ना। जांच क्यों नहीं करवाई? अगर डोटासरा जी को दिक्कत है, ऐसा ही भर्ती खराब है हमारी, तो ये बताओ भाई 2021 में आपकी सरकार थी, आपके पैर बांध रखे थे क्या? किसी ने हाथ पैर बांध रखे थे? चूड़ियाँ कैसे पहन ली, है ना? वो जाट 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 करते रहते। अरे बेनीवाल जी, डोटासरा जी, चूड़ियाँ कैसे पहन ली? सूरजमल जाट था, वो था जाट, तुमने दम ही नहीं है यार। तुम लोग तो अपनी कमजोरियाँ छुपाने के लिए कि हमारा नेता उजागर ना हो जाए, हम लोगों को मार रहे हो, क्यों? अच्छा वंदना, क्या लगता है तुम लोगों को भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, किसी को छिपाने के लिए किया जा रहा है? क्यों 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 ये सब हो रहा है? अगर इतना ही आसान है तो क्यों नहीं हो जाता? इनको बड़े आदमी को छुपाना है तो भाई तुम बोल दो कि भाई और तरीके ढूंढो, कि भाई तुम जांच अच्छे से मत करो, लेकिन उसको मत पकड़ो। लेकिन सही को क्यों मार रहे हो? गवर्नमेंट तो आप लोगों के साथ है।
गवर्नमेंट हमारे साथ है इस जोगाराम पटेल तो कल भी आप ही की बात कर रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत तो अभी भी आपकी बात, राजेंद्र राठौड़ तो अभी भी। हाँ जी, वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन मेन चीज़ ये है, उन्होंने साफ साफ नहीं बोला कोर्ट में कि हम भर्ती कभी रद्द नहीं करेंगे, हम उन सब को पकड़ेंगे जो गलत हैं, हम उन सब को पकड़ेंगे। अगर हमारी एसओजी में ताकत नहीं है ना तो हम सीबीआई को दे देंगे, लेकिन हम किसी गरीब का, किसी सही इंसान का गला नहीं घोटेंगे। ऐसे होना चाहिए था ना मैडम। अब आपके साथ क्या होना चाहिए ये अब बताइए। एक चीज़ और बताती हूँ मैम, लोग बोलते कि फर्जियों की वजह से जो सही लोग बाहर ले गए, सही बात है, सही लोग बाहर हो गए। मेरे साथ के 2 लड़के जो इंटरव्यू की तैयारी करते थे, उनका 1-1, 2-2 नंबर से रहे, लेकिन दोनों अधिशासी अधिकारी बन गए। वो उनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ गलत हुआ। एक नौकरी मारना मतलब आजीविका छीनना मतलब किसी को मृत्यु दंड देने के बराबर है, उनके साथ बहुत गलत हुआ। तो तुम लोग एक काम करो ना, जो फर्जी आए निकले उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकालो और जो काबिल है उनको लाओ, ये हो सकता है ना। अब भर्ती रद्द कर दी, जो गलत की वजह से रह गए उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, और हम जो सही तरीके से आए उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा उन लोगों को आज जिन्होंने पेपर चोरी की। ये एक परिपाटी बन जाएगी राजस्थान में कि जो पेपर चोरी करते हैं, अगर जांच नहीं होगी तो मजे से नौकरी करेंगे, जांच हो जाएगी तो भर्ती रद्द हो जाएगी, तो उनके कोई नुकसान नहीं हुआ। 20 लाख क्या ही मायने रखते हैं मैडम, क्या ही मायने रखते हैं 20 लाख। एक इंसान की नौकरी पूरी जिंदगी चलती है, उसके पूरे परिवार चलता है। 20 लाख क्या, 20 लाख कर्जा लेके बोलते किसका कर्जा डूब गया। भाई तस्करी करने वाले जो घटिया लोग होते हैं ना, जिनके संस्कार खराब होते हैं, वो पेपर लेते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है 5 रुपए की चाय भी कोई फ्री में पिलाए ना रेडी वाला, तो सोचते हैं ये अपना घर कैसे चलाएगा, भाई ये मेरे को 5 रुपए में फ्री में चाय अच्छा वंदना, तुम इतना बोल रही हो और कल से भी बोल रही हो, माता पिता नहीं बोल रहे हैं फोन करके अरे बेटा मत कर, ये नहीं होगा, तू घर आ जा, शांत रहे, ऐसा कुछ बोला? माता पिता का फोन ही नहीं उठा रही मैं, क्या करूँ, क्या बोलूँ उनको। वो बोलते तू रोना मत, खाना खा लेना। ये क्या है, ये खाने वाना कहाँ है, नौकरी के सामने खाना क्या ही है भाई। हाँ, मैं खुद 2-2 बजे सो रही हूँ, रोती सो रही हूँ, मतलब कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं, नींद पूरी नहीं हो, वो तो कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे, है ना। लोगों की नज़रों में थानेदार की नौकरी छोटी सी होगी या बड़ी होगी, छोटी सी एक तरीके से, क्योंकि इन एडीजी रैंक के अधिकारी के सामने तो हम कीड़े मकोड़े हैं भाई। लोकतंत्र के सामने भी कीड़े मकोड़े, इतने सारे वोट हैं, ये तो सिर्फ 800 लोग हैं ना हमारा, और वो भी पूरे राजस्थान में फैले हुए, तो वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई सरकार हो, है ना। कीड़े मकोड़े हैं लोकतंत्र में भीड़ के रूप में तो हम, है ना, इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है कि बेनीवाल जी की तरह बोल दिया कि 1 लाख लोग आओ, तो भाई हमारे साथ तो हमारे रिश्तेदार ही नहीं आएंगे। उनके क्या जा रहा है, वो अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, क्यों आएंगे वो लोग। सही बात है ना। मैं बेनीवाल जी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच का साथ देते हो तो आपको ये बोलना चाहिए कि हर भर्ती में जिसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, और आरपीएससी के जो लोगों का नाम कोर्ट में सीधा लिखा है ना, कोर्ट ने खुद कोर्ट तो कभी गलत नहीं हो सकता, कोर्ट सही है ना, तो जिनका नाम कोर्ट ने लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ भाई, आप आंदोलन करो इसके लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहती थी मैं, वो तुम सोचो, मेरा आप सबसे एक सवाल है, अब आप एक एक करके सब उसका जवाब दे दीजिएगा तुरंत, क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं ना कि इतने लोग फर्जी नहीं है, है ना, आज उन सबको आप ही बता रहे हैं, उन सब की तरफ से आप ही बोल रहे हैं, तो मेरा आप सभी से कहना एक एक करके सब बताइएगा, क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को, कोर्ट को, सबको क्या बोलेंगे? सरकार ने जिसे भी पहले हमारा सिंगल बेंच में साथ दिया था, मजबूती से एफिडेविट प्रस्तुत किया है, ऐसे ही डीबी में जाए, अपील करे और मजबूती से दोबारा हमारा पक्ष रखे, हम यही चाहते हैं। मेरा मैम ये मानना है कि जो माननीय न्यायालय है उनको ये जो जांच हो रही है एसओजी के द्वारा उस पर सुपरविज़न रखना चाहिए और न्यायालय के निर्देशन में जांच करवानी चाहिए, ताकि निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो और एक न्यायोचित निर्णय तक न्यायालय पहुंच पाए। मैम जैसा आपने बोला कि सरकार आपके साथ है, मैम सरकार न्याय के साथ है, मेन मुद्दा ये है कि सरकार न्याय के साथ है, और बस सरकार से यही अपील है कि जो डबल बेंच है उसमें हमारा साथ दे। मैम मैं चाहती हूँ कि सरकार किसी भी एजेंसी से जांच करवाए, फ्री हैंड छोड़ दे एजेंसी को, चाहे कितने भी दोषी हैं। हम 859 थे, उसमें चाहे 800 दोषी हैं तो 800 को पकड़े, एक भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम चाहते हैं। मैम किसी भी भर्ती में अगर पेपर लीक हो जाता है ना, किसी भी भर्ती में अगर पेपर लीक हो जाता है ना, तो उसको रद्द करना हाथों हाथ कर दो, ताकि उनकी बच्चों की जो तैयारी चल रही है उसी हिम्मत के साथ वो पेपर दे सकें। अब हमें ट्रेनिंग में इतना रगड़ा, इतना टाइट शेड्यूल कि हम 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ना पड़ता था। सोचो, इतना पूरा रो के एक दिन निकाले, है ना, वो टॉर्चर हमने झेल लिया। लेकिन हमारे साथ ऐसा मत करो कि 5 साल बाद में रद्द कर रहे हो। 2016 से 2025 वैसे आ गई, 2030 में ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरी ज़िंदगी के 15 साल बस ऐसे ही थे,
मतलब कचरा कर दिया उसका। इसलिए ये परिपाटी चल जाएगी, किसी में भी एक न्यूज़ मिल गई कि पेपर लीक हुआ है तो नुकसान, वो पेपर माफियाओं को पकड़ो ना। सुरेश ढाका आप लोगों से नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों? वो मर तो नहीं गया, या तो वो मर गया कहीं ना कहीं जाके, या अगर वो जिंदा है ना तो कितने कमज़ोर है पुलिस, एसओजी इतनी कमज़ोर है कि सुरेश ढाका को नहीं पकड़ पा रही। वो एक यूनिक बाम्बू नाम का लड़का जो खुद उसने कुछ किया भी हो गया क्या आपकी अपनी मेहनत से, पेपर चोरी कर करके वो अपना बिजनेस खड़ा चल रहा है उसका, क्यों भाई? तो आप लोग शरण दे रहे हो उनको, अब वृद्ध हो गई तो उसको तो कुछ नहीं होगा ना। ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो। जो गलत है ना, पेपर माफिया है ना जो, उनकी कमर तोड़ो आप, उनको अच्छे से मतलब कि रगड़ दो, चाहे फांसी की सजा दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन गलत के साथ नहीं। 2013 के बाद में सारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा खुद एसओजी ने माना है, तो एसओजी उससे डिनाई नकार नहीं सकती ना। वीके सिंह ने खुद ने बोला कि 2013 के बाद में सारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा, तो क्या वो सारी भर्तियों को रद्द करेंगे? और इतनी भर्तियों को अगर वो रद्द करते हैं तो कितने हमारे जैसे लोग जो बाद में रोएंगे, उनकी बददुआ किसको लगेगी? इतने पैसे तो लोगों ने कमा लिए होंगे इस भर्ती के नाम पे, लेकिन वो पैसे जाएंगे कहाँ जब उनकी अंतरात्मा मरी हुई होगी? वो तड़प के मरेंगे, बाद में कीड़े पड़ेंगे उन लोगों के। आपने सुन लिया होगा, शायद आवाज़ बहुत कम लोगों की है, तो पता नहीं कोई कितना सीरियस इसको लेगा, कितने लोगों को इसको सीरियस लेना चाहिए, कहाँ तक इनकी बात पहुँचनी चाहिए, वो आप ही लोग बताइएगा। और आपका इन सब की बातों पर क्या कहना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा ये सब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। आप ही बोलिए अब कि क्या क्या बोलना चाहिए। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।